मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट जो हमारी ब्लॉकचेन है उसकी जो स्कैनर वेबसाइट है, एक्सप्लोरर वेबसाइट है, एमएसटी स्कैन, उसकी एक तो तकनीकी जानकारियां जो है वो सारी की सारी मैं आपके साथ में साझा करूं, और साथ ही साथ इस ब्लॉकचेन के प्रति आप लोगों का विश्वास मजबूत हो, वैसी भी मैं कुछ जानकारियां आप लोगों के साथ में आज शेयर करने जा रहा हूं। तो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में जो मेरा सफर शुरू हुआ था लगभग आज से 1 साल पहले 6 जनवरी 2025 को हुआ था। और मेरे एक पुराने मित्र मिस्टर चंदन दास जी आसाम से, उन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में मुझे पहली बार जो है वो जानकारी दी थी 6 जनवरी को दोपहर में 2 बजे। और ऑलरेडी मैं जो है पहले 30 सालों से जो है वो एमएलएम के सेक्टर में हूँ। 2013 से जो है वो क्रिप्टो सेक्टर में, यानी क्रिप्टो जो है ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ ही विषय होता है, उस सेक्टर में हूँ ऑलरेडी। तो मुझे जैसे ही एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में पता चला तो बहुत ही जो है वो एक्साइटमेंट कह लो या जिज्ञासा कह लो, इसके बारे में जानने की उत्सुकता कह लो। और मैंने लगभग अगले 2 घंटे तक इसके ऊपर जो है वो डिटेल जो है वो सर्च किया, डीप सर्च किया, और जो चीजें मुझे मिली उस टाइम, जितनी भी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल थी, उसको मैंने डीप सर्च किया और उसके बाद में बहुत हाईली मैं कॉन्फिडेंट हुआ। और उसके बाद 4:30 बजे मैंने जो है इसका पहला फ्रैक्शन जो है परचेज किया था, आज से लगभग 1 साल पहले। वहां से इस जर्नी की शुरुआत हुई, और साथ ही साथ टीम बिल्ड करना भी शुरू किया, लोगों को भी इसके बारे में बताना शुरू किया, अवेयरनेस देनी शुरू की। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज जब हमें मिलती है तब हम जो है अपने नियर एंड डियर परिचित जो लोग होते हैं उनको भी वो चीज साझा करते हैं। तो ये मैंने अपने परिचितों को साझा करना शुरू किया, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। आज जो है वो लगभग 19,000 से ज्यादा लोगों का जो है वो कारवां ये हो चुका है। और यहाँ से पिछले 1 साल के दौरान अर्निंग भी बहुत अच्छी जो है वो आई है। जो हमारा इसका बिजनेस मॉडल कह लो या फ्रेंचाइजी मॉडल कह लो, और जिसको आप जो है इवनिंग जूम सेशंस के अंदर या अधिकतर जो है आप इसके बारे में दूसरे लीडर्स के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। और आज हम बात करेंगे इस ब्लॉकचेन के टेक्निकल पहलू के बारे में। और उस टेक्निकल पहलू के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस ब्लॉकचेन की अपनी जो है वो ज्ञान को और निखारने के लिए और बढ़ाने के लिए मैंने पिछले साल जो है साथ साथ आईआईटी कानपुर से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी ज्वाइन किया। लगभग 1 सवा लाख रुपए के करीब मेरा उसमें खर्चा आया, और अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है अवेयरनेस भी जो है मैंने बढ़ाने पे वो भी एक्सपेंडिचर जो है वो किया। और लेकिन बहुत बड़ा विषय है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं टेक्निकल विषय भी है। लेकिन हम जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी के अंदर नहीं जाएंगे, सिंपल शब्दों में हम ब्लॉकचेन को जो है वो समझने वाले हैं। तो यहाँ पे साथ साथ मैं अपनी स्क्रीन भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लूंगा, जिससे कुछ चीजें जो हम ऑन स्क्रीन भी जो है वो डिस्कस कर पाए। तो 1 मिनट। तो जैसा मैं कह रहा था कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, या उसके बारे में सुनना जो शुरू किया था वो लगभग 2012 के अंतिम दिनों में, या 2012 के मिड में जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो सुनना शुरू किया था। उसके बारे में थोड़ी सी जो है जानकारी मिलनी शुरू हुई थी। बिटकॉइन का नाम थोड़ा थोड़ा जो है वो चर्चा में आ रहा था उस टाइम, लेकिन इतना ज्यादा कोई पॉपुलर नहीं था हमारे इंडिया में, क्योंकि 2008 की जो वैश्विक मंदी थी, या अमेरिका का जो बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त हुआ था 2008 के अंदर, उसके बाद में जो है एक एंथुजियास्ट कह लो, सतोशी नाकामोतो, जो उनका एक्चुअल नाम नहीं है, उन्होंने जो है वो एक ऐसी व्यवस्था के बारे में सोचना शुरू किया जो बैंकिंग प्रणाली का एक जो है विकल्प बने, और डायरेक्टली जो है वो
लोग किसी सेंट्रलाइज सिस्टम की बजाय जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था जो है वो आपस में लोगों का वित्तीय आदान प्रदान जो है करने के लिए बने। तो उसके लिए जो है ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो पहले से अस्तित्व में आ चुकी थी, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पहला जो प्रमुख रूप से यूज है वो है डाटा को स्टोर करने का सबसे एडवांस या सुरक्षित माध्यम। तो जो डाटा स्टोरेज, इसका पहला उद्देश्य होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक सुरक्षित तरीके से जो है वो डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रणाली, यानी कि कहीं एक ही जगह पे सारा का सारा जो है वो डाटा नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग सर्वर्स के अंदर जो है वो डाटा बिखरा होता है, और उस डाटा का जो है वो सिक्योरिटी जो है बहुत ज्यादा हाई होती है। एक ही कंप्लीट एक ब्लॉक के अंदर जो है वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होती, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होके अलग अलग सर्वर्स के ऊपर सेव होती है, और जब भी जरूरत होती है तो उसको जो है वो स्पेशल जो है वो कीज से जो है वो एक्सेस किया जा सकता है उस डाटा को। उस डाटा का एक्सेस लेने के लिए हमारे पास में पब्लिक और प्राइवेट कीज जो है वो होती हैं। तो लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के 1,000 से ज्यादा यूजेस के अंदर एक यूज जो है वो क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स भी जनरेट करना है। तो जो क्रिप्टो मतलब एक छुपा हुआ एक छद्म जो है वो करेंसी के रूप में क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स भी जो है वो ब्लॉकचेन के द्वारा जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं। तो सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इसी फीचर को अपनाते हुए सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, उसका इजाद किया, उसका आविष्कार किया। और बिटकॉइन जो है वो 2009 से बढ़ते बढ़ते आज आप सभी लोगों को इसके बारे में पता है कि एक बिटकॉइन की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपए से भी पार हो चुकी है। और ये बिल्कुल हम शुरू से ही सुनते थे। 2013 में जब पहली बार जब मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के टच में आया था, और तब जो हमारे यहाँ पे जेप पे नाम का एक्सचेंज हुआ करता था इंडिया के अंदर, और तो उस एक्सचेंज के अंदर मैंने अपना अकाउंट ओपन किया और क्रिप्टो करेंसीज को जो है स्टोर करना शुरू किया। ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज उस टाइम नहीं होती थी, कुछ लिमिटेड सी क्रिप्टो करेंसीज ही उस टाइम होती थी, 7 8 10 के आसपास ही। और उसमें से सबसे प्रमुख था बिटकॉइन। और बिटकॉइन जो है मैंने भी जो है वो स्टोर किया, मैंने भी जो है बिटकॉइन उस टाइम जो है लेके रखे। और लगभग शायद उस टाइम जो है कीमत उसकी जो थी शायद 17 18 हजार के आसपास उसकी कीमत थी एक बिटकॉइन की। और मैंने बिटकॉइन 2 बिटकॉइन जो है वो लेके रखे। लेकिन क्या होता है कि जो नई चीज होती है और उसके बारे में उस टाइम तक नए रेगुलेशंस क्लियर थे, काफी सारी जो है वो डाउट्स भी थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके बारे में जो है वो अवेयरनेस जरूर थी, इसलिए बिटकॉइन जो है वो लेके रखे मैंने। और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से जेप पे ने ये अनाउंस किया कि हम जो है अपना कारोबार यहाँ से जो है वो शिफ्ट करने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आप चाहें तो अपने जो है वो क्रिप्टो को इनकैश कर सकते हैं। तो वो एक पैनिक सिचुएशन थी, ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट का जो है वो उसके मान्यता नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने जो है वो हम सबको ये ऑप्शन दिया, और उस टाइम जो है उन क्रिप्टोज को जो है मैंने इनकैश जो है वो कर लिया। और उसके बाद में फिर जो है वो 2018 के बाद में प्रॉपर तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट में काफी एक लंबी जो है वो लड़ाई चली क्रिप्टो इंडस्ट्री की इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। और फिर जाके जो है वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को एक वर्चुअल डिजिटल असेट्स के रूप में, वीडीए के रूप में जो है वो मान्यता मिली। हालांकि सरकार ने कहा कि इसको हम लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दे सकते, लेकिन एक वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में आप इसको स्टोर कर सकते हो। लेकिन टैक्सेज जो है वो काफी हाई गवर्नमेंट ने इस पे रखे, इससे होने वाले प्रॉफिट्स पे जो है वो 30% तक जो है वो हमें टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो आज की डेट में जो है एक कह सकते हैं कि वैलिड जो है वो डिजिटल असेट है। और ऐसा असेट जो बहुत सारी जिसमें कैपेबिलिटी है, बहुत उसमें ग्रोथ हो सकती है। और धीरे धीरे जो है वो उसके बाद में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री जो है वो ग्रो होती चली गई। और बिटकॉइन के बाद में बहुत सारी ब्लॉकचेन्स आई, बहुत सारी जो है वो कॉइन्स आए, उसमें सबसे प्रमुख नामों में से है इथेरियम। और इथेरियम जो है वो मुझे याद है कि लगभग 14
2015 के दौरान जो है कुछ इथेरियम भी जो है मैंने जो है वो परचेज करके रखे। बहुत उस टाइम इथेरियम की कीमत भी कम होती थी, लेकिन सिचुएशन वही थी कि बार बार जो है कुछ ना कुछ रेगुलेशंस की वजह से जो है वो पैनिक सिचुएशन की वजह से बार बार हम जो है वो छोटे अमाउंट में ही क्रिप्टो करेंसीज को जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते थे। और तो यहाँ पे जब मुझे इसके बारे में पता चला चंदन दास जी के माध्यम से 6 जनवरी 2024 को, तो और ये सबसे सारी प्रमुख जानकारियों में सबसे प्रमुख जानकारी जो उन्होंने मुझे दी वो ये थी कि इसका जो वैलिडेटर भी बना जा सकता है, और इसका वैलिडेटर बनने के लिए जो है हम जो अमाउंट पे करके इसका फ्रैक्शन परचेज करते हैं वो जीएसटी इनवॉइस के साथ में हमारी मेल के ऊपर जो है उसका यानी जीएसटी इनवॉइस भी हमें मिलता है। और ये न्यूज़ जो है वो बहुत ही एक तरीके से एक्साइटिंग थी, बहुत ही डिफरेंट टाइप की न्यूज़ थी। और क्योंकि ऐसा इंडिया की इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी ब्लॉकचेन का पहली बात तो वैलिडेटर बनने का मौका इंडिया के लोगों के लिए, और वो भी बिल्कुल एक छोटी सी अमाउंट में, यानी फ्रैक्शनलाइज सिस्टम जो है हमारे फाउंडर्स ने इसका किया। और तो वो चीज, और वो भी जीएसटी इनवॉइस के साथ में, यानी बिल्कुल जो है एक लीगल फॉर्मेट के अंदर जो है इंडिया के अंदर एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो वर्क कर रहा था। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैंने जो है वो 4:30 बजे इसका पहला फ्रैक्शन खरीद के शुरुआत की, और मैंने आपको बताया कि कारवा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 19,000 से ज्यादा लोगों को हो चुका है। बहुत अच्छी हैंडसम अर्निंग इस दौरान हुई है, और वॉरियर क्लब जैसा जो है वो क्लब अचीवमेंट तक जो है इस सिस्टम के अंदर पहुंचे हैं, और आगे की जर्नी, आगे के जो अचीवमेंट्स हैं उनके लिए लगातार प्रयास रहते हैं। बहुत सारी नई न्यूजेज आपको जो है वो अभी जो गोवा के अंदर कंपनी का जो ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है उसके बाद में बहुत सारी नई जानकारियां भी आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे बात करें अब एमएसटी ब्लॉकचेन की, तो एमएसटी ब्लॉकचेन भारत की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन है। और भारत की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है वो ऐसे ही नहीं है। भारत के जो है अंदर बहुत अच्छी जो है वो टेक्निकल हस्तियां मौजूद हैं। पॉलीगॉन जो है ब्लॉकचेन भी हमारे भारत के ही डेवलपर्स के द्वारा बनाई गई एक ब्लॉकचेन है। और इसी तरीके से बहुत सारी डिफरेंट ब्लॉकचेन के निर्माण के अंदर हमारे इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हमारे जो फाउंडर हैं प्रमोद बोराटे सर, महेंद्र धोमसे सर, और हमारे तीसरे डायरेक्टर स्वप्निल ढेरे सर, इन सभी ने जो है वो एक सोच जो है वो आगे बढ़ाई कि एक इंडिया की ब्लॉकचेन, और वो भी बिल्कुल लीगल फॉर्मेट में लेके आने का जो है वो इन्होंने सोच रखी। और हम सबके सामने आज एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो मौजूद है एक बिल्कुल लीगल फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे हमें जो इसके फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर जो अर्निंग होती है वो भी बिल्कुल टीडीएस डिडक्ट होके हमें जो है यहाँ पे मिलती है। और तो अभी हम बात करें कि एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो इंडिया की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन है। और इसको हम जो है कई तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आज की डेट में हमारे पास में जो है वो बहुत ही सारे ऑप्शंस आज के डेट में उपलब्ध हो ही चुके हैं ऑलरेडी। यानी कि हम बात करें कि हमारे पास में एआई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। एआई के माध्यम से भी जो है अगर आप एआई यूज करते हैं, भले ही आप जो है वो गूगल के जेमिनी से इसके बारे में पूछ सकते हैं, आप परप्लेक्सिटी से इसके बारे में पूछ सकते हैं, या आप जो है वो ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसके माध्यम से पूछ सकते हैं, या सबसे जो फास्ट एआई बॉट जो है ग्रॉक जो एलन मस्क का है उससे भी इसके बारे में आप अपना सवाल जवाब कर सकते हैं। वैसे करने को तो जो है हमारा एमएसटी बडी भी जो है वो भी एक एआई जो है वो टूल है जिसके माध्यम से हम एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये तो खुद का डिजाइन किया हुआ इनका एआई टूल है, तो एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी अच्छी अच्छी देगा। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी मैंने एआई टूल्स के बारे में बात की है, आप उनसे भी इसके बारे में जो है वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एमएसटी ब्लॉकचेन का जो एक्सप्लोरर वेबसाइट है mstscan.com, वो आपके सामने ओपन है। जितनी भी दुनिया भर के अंदर जितनी भी ब्लॉकचेन्स होती हैं, वेदर इट इज बिटकॉइन, वेदर इथेरियम,
और उसके अलावा जितनी भी ब्लॉकचेन है, ओरिजिनल ब्लॉकचेन्स हैं, उनका एक एक्सप्लोरर वेबसाइट होती है, जिसके ऊपर उस ब्लॉकचेन की सारी गतिविधियां देखी जा सकती हैं, कितने उसके अंदर ब्लॉक्स बन चुके हैं, क्या उसके अंदर जो है कितने उस ब्लॉकचेन के नेटिव टोकन के एड्रेसेस क्रिएट हो चुके हैं, और कितने उसमें ट्रांजेक्शन्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, किसने किसको कहाँ पे कितने क्रिप्टो करेंसी भेजी है, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट जो है, डिफरेंट इसके ऊपर बने हुए टोकन्स जो है, ईच एंड एवरीथिंग हम जो है वो एक्सप्लोरर वेबसाइट के ऊपर जो है चेक कर सकते हैं। तो आपको इसके मेन पेज पे दिख रहा है टोटल ब्लॉक्स जो अभी हमारे ब्लॉकचेन के अंदर जो बन चुके हैं, वो है 13 करोड़ 42 लाख 8,174। हर 3 सेकंड में हमारे यहाँ पे एक ब्लॉक बनता है हमारी ब्लॉकचेन के अंदर, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट जो है ब्लॉक्स बनने का रेट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिटकॉइन है, जो सबसे पहली ब्लॉकचेन है, उसका ब्लॉक लगभग जो है वो 10 मिनट का टाइम लेता है एक नया ब्लॉक बनने में। यानी कि टेक्निकली बात करें तो हमारी ब्लॉकचेन जो है वो एआई के जमाने की ब्लॉकचेन है, और वेब 3 के जमाने की ब्लॉकचेन है। बहुत ही फास्ट ब्लॉकचेन है, बहुत ही सिक्योर ब्लॉकचेन है, बहुत सारे फीचर इसके बिल्कुल जो है वो लेटेस्ट हैं, और एक बिल्कुल न्यू इंफॉर्मेशन की हमारी ब्लॉकचेन को जो है वो क्वांटम रेजिस्टेंट भी बनाया जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन शायद जो है वो कम लोगों के पास में होगी। क्वांटम रेजिस्टेंट मतलब कि आगे आने वाले टाइम में जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है, सुपर कंप्यूटर्स के बाद में जो है क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो बन रहे हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स की तुलना में लाखों गुना और ज्यादा एडवांस होंगे। और जो क्वांटम कंप्यूटर है वो 1 सेकंड के अंदर जो है वो हजारों तरह के आपके जो वैलिड एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर 12 हमारे जो कीवर्ड होते हैं, 12 फ्रेज होते हैं, उस तरह के करोड़ों कॉम्बिनेशंस जो है वो लगा के आपका डिसेंट्रलाइज वैलेट हैक करने की भी क्षमता क्वांटम कंप्यूटर्स की हो सकती है। तो इसीलिए इस चीज के ऊपर भी जो है एडवांस में ही जो है वो अब की जो ब्लॉकचेन्स बन रही हैं उन्होंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है कि हमारी ब्लॉकचेन को जो है वो क्वांटम रेजिलिएंट भी जो है, क्वांटम रेजिस्टेंट भी जो है वो बनाया जाए। तो उसमें से एक जो है हमारी ब्लॉकचेन जो है एमएसटी ब्लॉकचेन भी है, और जो इस सेक्टर के ऊपर जो है वो ध्यान दे रही है, और बहुत ही एक सिक्योर हमारी जो है वो ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पे आगे बढ़े कि यहाँ पे अभी तक इसके अंदर जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा जो है वो एड्रेसेस क्रिएट हो चुके हैं, और यहाँ पे टोटल जो ट्रांजेक्शन्स आपको नजर आ रही है 27,87,780 टोटल ट्रांजेक्शन्स हो चुकी है। डेली लगभग एवरेज जो ट्रांजेक्शन हमें नजर आ रही हैं कि 6,000 से ज्यादा जो है एवरेज ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हो रही हैं, और ये आज की ट्रांजेक्शन जो दिख रही हैं हमें 6,000 से ज्यादा जो है वो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे नजर आ रही है। 6.41 के मतलब 6,410 जो है वो ट्रांजेक्शन्स के आसपास। नीचे आपको जो है वो नीचे जो भी नया ब्लॉक जो है वो बन रहा है वो हमें नजर आते हैं, और उसको वैलिडेट किसने किया वो भी आपको उसका भी जो है यहाँ पे डिटेल जो है नजर आ रही है। तो एक चीज बता दूं आपको कि हम सभी लोग जो एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में फ्रैक्शन परचेज करके जो कनेक्टेड है वो हम सभी लोग वैलिडेटर हैं, और वैलिडेटर किसी भी ब्लॉकचेन का जो है वो होता है वो ब्लॉक्स को वैलिडेट करने का काम करता है। और आपको बता दूं कि जितना सिंप्लीफाइड मॉडल हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर वैलिडेटर बनने का है, उतना सिंप्लीफाइड मॉडल जो है वो किसी भी ब्लॉकचेन का नहीं है। किसी भी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनना इतना आसान नहीं है जितना एमएसटी ब्लॉकचेन का है। तो क्योंकि वैलिडेटर बनने के लिए अगर बात करें प्रैक्टिकली टेक्निकली, तो आपको जो है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है वैलिडेटर बनने के लिए। आपको जो है वो नोड सेटअप करना होता है, यानी फिजिकल हार्डवेयर जो है वो सर्वर की तरह से आपको जो है वो भी सेटअप करना होता है। आपको बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होती है, और उसके साथ साथ जो है हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नॉलेज, टाइम और पैसा भी बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। और हो सकता है कि कई बार वो जो है वो प्रॉफिटेबल भी हो या नहीं हो, लेकिन अब तक की जो जर्नी रही है वैलिडेटर्स ने जो है वो, चाहे वो बिटकॉइन के वैलिडेटर्स रहे हों, हालांकि बिटकॉइन का जो काम था वो प्रूफ ऑफ वर्क पे था। अभी की जो ब्लॉकचेन्स हैं वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करती हैं। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में भी जो है बहुत बड़ी
स्टेकिंग जो है उनको करनी पड़ती है, वैलिडेटर्स को बहुत बड़ी अमाउंट के जो है वो नेटिव टोकन्स परचेज करके स्टेक करने पड़ते हैं। अभी बात करें कि इथेरियम का वैलिडेटर बनने के लिए 32 इथेरियम जो है, 32 इथेरियम वो जो है हमें एक तरीके से स्टेक करने पड़ते हैं। और फिर दूसरी बात ये भी है कि वैलिडेटर बनने की हर आदमी को परमिशन भी नहीं होती है। अगर जो है वो परमिशन मिलती है तभी जो है हम किसी भी ब्लॉकचेन की जो है वो वैलिडेटर बन सकते हैं। उनके डाउ के द्वारा जो है वो परमिशन मिलती है, तभी हम जो है वो नया वैलिडेटर उसके अंदर ऐड होता है। हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। हमारे जो फाउंडर्स थे उन्होंने इसको एक पब्लिक ब्लॉकचेन बनाया है, और हमारा जो ब्लॉकचेन है इसके अंदर टोटल 42 नोड रहने वाले हैं। एक नोड की कीमत जो है वो इनिशियल स्टेज पे 7 करोड़ रुपए आंकी गई थी। और लेकिन आम भारतीय की पहुंच में ये चीज हो, इसके लिए जो है उसका फ्रैक्शनलाइजेशन किया गया, उसके टुकड़े किए गए, उसकी छोटी छोटी यूनिट्स बनाई गई। एक जो है नोड की 70,000 यूनिट्स क्रिएट की गई, और एक फ्रैक्शन का जो प्राइस इनिशियल रखा गया वो 1,000 रुपये रखा गया, और यानी कि 1,000 प्लस जीएसटी 1,180 रुपये में फ्रैक्शन की कीमत की जो शुरुआत हुई थी, आज हमारे फ्रैक्शन की जो कीमत है वो 2,200 रुपये से प्लस हो चुकी है विद जीएसटी। और यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो उसकी कीमत जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसमें एक मैकेनिज्म लगा हुआ है कि जैसे जैसे फ्रैक्शन सेल होते हैं और कुछ जो है वो पैसे में, कुछ रुपए में अगले फ्रैक्शन की कीमत जो है बढ़ जाती है। इसीलिए धीरे धीरे हर फेज के साथ में हमारे यहाँ पे जो है वो 7-7 नोड के 6 फेज हैं, 6 चरण हैं, जिसमें हमारी ब्लॉकचेन के टोटल 42 नोड जो है वो लाइव होंगे। और उसमें से अभी हमारा जो है वो 7वां नोड जो है वो कंप्लीट हुआ है। 8वां नोड यानी सेकेंड फेज का पहला नोड जो है वो अब लाइव हो चुका है। तो इसके बारे में तो आपको टेक्निकल जानकारी जो है डेली लगभग हर सेशन के अंदर मिलती है कि हर नोड एक्टिवेशन के साथ में हमें डेली मिलने वाले कॉइन्स की संख्या जो है वो कम होती चली जा रही है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि हर नोड के जो 70,000 फ्रैक्शन जब हमारी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होते हैं, तो हर फ्रैक्शन होल्डर को मिलने वाला हिस्सा जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एवरेज जो ब्लॉक टाइम जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, हर 3 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक बनता है हमारी ब्लॉकचेन के अंदर, और उसके अंदर लगभग साथ में 200 जो है वो कॉइन्स भी मिंट होते हैं। एमएसटीसी कॉइन जो है मिंट होते हैं, यानी कि एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर अगर हम उसको 3 सेकंड से डिवाइड करें और 200 से मल्टीप्लाई करें, तो 57,60,000 कॉइन जो है लगभग डेली हमारे मिंट होते हैं। और 57,60,000 कॉइन्स में सबसे पहला जब चरण इसका शुरू हुआ था, 3 नोड जो है कंपनी के ऑनरशिप में थे, चौथे नोड से जो है पब्लिक को जो है फ्रैक्शन सेलिंग की शुरुआत हुई। और तो सबसे पहले जो है वो हमें यहाँ पे जो कॉइन हिस्से में आते थे डेली, क्योंकि एक नोड के अंदर जैसे मैंने बताया कि 70,000 फ्रैक्शन होते हैं, तो टोटल 4 नोड उस टाइम एक्टिव थे। 4 नोड के मिला के 2,80,000 जो है वो फ्रैक्शंस टोटल होते हैं। और 2,80,000 फ्रैक्शंस अगर 57,60,000 को डिवाइड किया जाए 2,80,000 से, तो लगभग 20 पॉइंट समथिंग कॉइन्स जो है पर फ्रैक्शन होल्डर के हिस्से में आते थे शुरुआती पहले, यानी कि चौथा नोड के जब फ्रैक्शन सेल होने शुरू हुए थे तो 20 से ज्यादा कॉइन आते थे। और उसके बाद में जैसे ही अगला नोड लाइव होता है, 5वां नोड लाइव होता है, तो 17,000 फ्रैक्शन और ऐड हो जाते हैं। 2,80,000 की बजाय जो है वो 3.5 लाख कॉइन जो है वो 3.5 लाख फ्रैक्शन टोटल हो जाते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। और 57,60,000 वो तो रेट फिक्स है कि डेली उतने ही बनने हैं। 2 साल बाद में यानी कि अभी नवंबर 2026 के अंदर जब हालवी होगी, तब जो है आधे बनने शुरू हो जाएंगे। हर 3 सेकंड के अंदर 100 कॉइन जो है वो बनने शुरू होंगे, और लगभग यानी कि 57 लाख से आधे रह के 28 लाख के समथिंग जो है वो डेली कॉइन जनरेट होंगे। तब उनकी संख्या और भी कम हो जाएगी। लेकिन अभी की बात करें कि 57,60,000 कॉइन्स डेली जो मिंट होते हैं, उसके अंदर अभी घटते घटते हमारा जब 8वां नोड लाइव हुआ है, तो हमें 10.26 के आसपास जो है वो कॉइन पर जो है फ्रैक्शन होल्डर के हिस्से में आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से जैसे जैसे फ्रैक्शन होल्डर्स की संख्या बढ़ती जाएगी, मिलने वाले कॉइन्स
जो है हमें कम होते चले जाएंगे, क्योंकि हर एक के हिस्से में कम आएंगे। मिंट डेली उतने ही हो रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है और साथ में फ्रैक्शन का प्राइस बढ़ रहा है। इसलिए जिन्होंने भी जो है इस टेक्नोलॉजी के अंदर अपना एक तरीके से हिस्सेदारी तय करनी है, वो फ्रैक्शंस जो है परचेज करके जितना अर्ली एंट्री करेंगे उतना ज्यादा हमें एक तरीके से अर्ली बर्ड प्राइस यहाँ पे मिलने वाला है। आगे बढ़े हम जो है इसके ऊपर बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको राइट हैंड साइड के अंदर जो है वो यहाँ पे जो तीन जो लाइंस नजर आ रही हैं जिससे मेन्यू ओपन होता है, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है टोकन्स नाम का ऑप्शन, और टोकन्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये टोकन ट्रांसफर और टोकन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन का ये सेक्शन ओपन हो जाता है। इसमें हम टोकन्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो पेज ओपन होने जा रहा है, इसके अंदर जो है हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी टोकन्स क्रिएट हुए हैं, भले ही वो हमारा खुद का जो नेटिव टोकन है एमएसटीसी है, या जो गवर्नेंस टोकन्स हैं, या जितने भी दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने अपने टोकन्स जो है क्रिएट किए हैं, वो सबकी लिस्ट हमें यहाँ पे जो है वो नजर आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि ये जो भी टोकन्स होते हैं, तो एथेरियम ने पहली बार जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत काम किया है। और एथेरियम ने जो है वो जब टोकनाइजेशन की एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो रही थी, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन किया सारे टोकन्स का। अलग अलग कॉइन स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे आपको इन कॉइन जितने भी हमारे यहाँ पे टोकन्स नजर आ रहे हैं, इनके आगे एक वर्ड दिख रहा है MEP20 या MEP721। तो ये जो है वो टोकन स्टैंडर्ड्स होते हैं। और ये ERC20, ERC721, इस तरह से जो है इथेरियम के अंदर नाम रहते हैं। और यहाँ पे वही टोकन स्टैंडर्ड्स का नंबर वही है, बस जो है हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन होने की वजह से MEP जो है वो यहाँ पे नाम इंक्लूड हो गया है। तो MEP721 जो आपको नाम से यहाँ पे जो टोकन्स नजर आ रहे हैं, वो ऐसे टोकन्स हैं जो एक पीछे बैकएंड में जिनके यानी कुछ फिजिकल वैल्यू या असेट क्लास जिनके पीछे हो, तो वो ऐसे टोकन्स होते हैं जिनके पीछे कुछ ना कुछ एक तरीके से बैकिंग में कुछ असेट जो है वो होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो VNFT वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन, यानी हम जो फ्रैक्शन परचेज कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको वहां पे आपके mstblockchain.com की वेबसाइट पे जो आपकी आईडी बनी हुई है, उसके ऊपर सिर्फ डैशबोर्ड के ऊपर फ्रैक्शन ओवन में आपको संख्या दिखती है कि आपके पास में इतने फ्रैक्शंस हैं, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, 1000 है। तो वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, आपको बैकएंड में ब्लॉकचेन के अंदर जो है हर फ्रैक्शन के पीछे एक VNFT वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन भी इश्यू होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी जो है वो हमारे जितने फ्रैक्शन सेल हुए हैं, टोटल 59,101 लोगों ने जो है ये कॉइन्स होल्ड किए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस पे वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन के ऊपर मैं जाऊं, पहला जो हमारा जो है VNFT है, तो इसके जो होल्डर्स का काउंट आपको जो है वो नजर आ रहा है। और मैं होल्डर्स के काउंट के ऊपर अगर क्लिक यहाँ पे करूंगा, तो यहाँ पे आपको जो है वो इसके होल्डर्स की जानकारी भी मिलेगी कि किसके पास में कितने फ्रैक्शंस यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे जो है वो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको जो है वो फ्रैक्शंस की संख्या नजर आ रही है। सबसे पहला जो एड्रेस आपको नजर आ रहा है, उनके पास में 1409 फ्रैक्शंस यहाँ पे है। टोटल जो टोटल अभी तक के फ्रैक्शन सेल हुए हैं उसका 0.55% है। और इसी तरीके से सेकंड हाईएस्ट जो है वो 1251 है, 1034 है, 1000 जो है यहाँ पे आपको 3 नजर आ रहे हैं। 1000 से प्लस वाले भी आपको 5-6 लोग नजर आ रहे हैं। उसके बाद में 500 से प्लस वाले लोगों की संख्या भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। 500 फ्रैक्शंस लेने वाले भी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। आप एक चीज कर सकते हैं इसमें कि आप जो है वो कोई भी एक एड्रेस जो है, आपका एड्रेस जो है उसको आप कॉपी करें, आपके वैलेट से कॉपी कर लें, और MST स्कैन के ऊपर आएंगे अगर आके यहाँ पे हमारा जो MST स्कैन के ऊपर आने के बाद में आप यहाँ पे अपने एड्रेस को जो है वो सर्च अगर करेंगे, तो उसके अंदर आपको टोटल आपकी जो है वो डिटेल्स नजर आ जाएंगी कि आपके पास में
कितने MSTC कॉइन है और इस एड्रेस के ऊपर जो है वो कितने जो है यहाँ पे आपको कॉइन्स के अलावा कितने फ्रैक्शंस भी आप जो है वो होल्ड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस डालेंगे तो आपको जो है वो, मैं एक एड्रेस जो है वो प्रॉपर जो है वहां से कॉपी करके लेके आ रहा हूँ कहीं से भी। आप जो है अपना एड्रेस जो है उसको लेके और उसको यहाँ पे डाल के जो है वो चेक कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितने जो है वो MSTC कॉइन है और कितने हमारे पास में उस एड्रेस के ऊपर जो है वो और भी कोई टोकन्स हैं क्या, फ्रैक्शंस जो है वो यहाँ पे आपको जो है उसके नजर आ जाएंगे। तो ये 1 मिनट में बैक जाके और किसी एक का जो होल्डर्स में से किसी एक का एड्रेस जो है मैं कॉपी करके ले आता हूँ। जैसे हम यहाँ से जो है वो 1003 जिनके पास में फ्रैक्शंस हैं इनका मैंने एड्रेस कॉपी किया। अब हम बैक चलते हैं। तो उनके पास में अभी हमें नजर आ रहा है कि उनके पास में कॉइन्स जो है वो कितने हैं, उसकी संख्या नहीं नजर आ रही। अभी हमें फ्रैक्शंस की संख्या नजर आ रही थी कि 1003 उनके पास में फ्रैक्शंस है। तो यहाँ पे इस मेन डैशबोर्ड के ऊपर ही जो है वो मैं यहाँ पे आके मैंने ये एड्रेस पेस्ट किया और इसको हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इनके पास में जो कॉइन्स की संख्या है, MSTC कॉइन्स की संख्या वो आपको नजर आ रही है। कितनी है ये? 10,49,120.99। और यहाँ पे टोकन्स के अंदर भी आपको एक लिखा नजर आ रहा है, मतलब इनके पास में इन कॉइन्स के अलावा कुछ टोकन्स भी हैं। एक टोकन और भी है, वो कौन सा टोकन है उसको देखने के लिए मैंने उस टोकन के आगे जो एरो की थी उसके ऊपर क्लिक किया तो ये 1003 VNFT यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से किसी का भी एड्रेस जो है उससे हम चेक कर सकते हैं कि उसके पास में कॉइन्स कितने हैं और उसके पास में फ्रैक्शंस कितने हैं। हो सकता है कि कॉइन्स जो है परचेज करके भी रखे हुए हो लेकिन उसके पास में फ्रैक्शंस कितने हैं वो भी हम देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि जो हमारे फ्रैक्शंस हैं ये एक तरीके से हमारी VDA है यानी वर्चुअल डिजिटल असेट की कैटेगरी में आता है और इसकी भी प्राइस जो है वो कॉइन के प्राइस की तरह जो है बढ़ती है। हम देख ही रहे हैं डेली इसका प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है। तो एक तरीके से आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की जिसका एक तरीके से आपको किराया भी मिल रहा है डेली, यानी फ्रैक्शन के बदले हमें जो है कॉइन्स भी जो है वो डेली पार्टिसिपेशन में मिल रहे हैं और साथ ही साथ उसकी कीमत भी बढ़ रही है, यानी उस प्रॉपर्टी का किराया भी आ रहा है और प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ रही है। और जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है वैसे ही जो है हमारी ये फ्रैक्शन भी जो है एक वर्चुअल डिजिटल असेट है, एक टोकन है VNFT और वो भी एक दूसरे को ट्रांसफरेबल है। तो लेकिन अभी जो है वो हमारे एक सर्टेन संख्या के जब फ्रैक्शंस जो है वो सेल हो जाएंगे, हमारे जो नोड के जो 7 फेजेस हैं उसके अंदर एक सफिशियंट अमाउंट में जब हमारे फ्रैक्शन होल्डर्स हो जाएंगे, हो सकता है कि 21 नोड के बाद में या 42 नोड के बाद में, जैसा भी जो है वो मैनेजमेंट आगे प्लानिंग करेगा, आगे का जो परिदृश्य होगा उसके हिसाब से इस डिसीजन को लिया जा सकता है कि ये हम जो है ट्रांसफर हमारे कब ओपन हो। फाइनली खैर ये ओपन होना ही है अल्टीमेटली जो है वो, और उस टाइम आप जो है वो इन फ्रैक्शंस को एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और जैसे हम प्रॉपर्टी को बाई और सेल करते हैं, खरीद भी सकते हो किसी दूसरे से, क्योंकि यहाँ से टोटल फ्रैक्शन जो है सेल हो चुके होंगे तो उसके बाद में जो है हम लोगों के पास में ही होंगे ये फ्रैक्शंस। तो किसी को अगर हम बेचना चाहें तो हम बेच भी सकते हैं। तो इसका भी हमें जो है वो डबल फायदा मिलता है कि हमारे पास में कॉइन्स भी आ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, वो भी एक ट्रांसफरेबल टोकन है। आगे बढ़े हम कि जैसे ये, तो हम बात कर रहे हैं MST स्कैन के बारे में। और यहाँ पे आपका जो एड्रेस, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये एड्रेस डाला था, इन्होंने कभी क्या कोई किसी को कोई कॉइन ट्रांसफर किए हैं क्या, और वो सारी इंफॉर्मेशन भी हमें जो है वो नीचे नजर आती है। इन्होंने जो है कभी किसी को कुछ भेजा है क्या, कुछ इन्होंने, इनकी 30 ट्रांजेक्शन्स नजर आ रही हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने जो है वो कॉइन्स जो है विड्रॉ करने की ट्रांजेक्शन है या ट्रांसफर करने की ट्रांजेक्शन है। वो 30 ट्रांजेक्शन जो है वो भी, यानी कि जो ब्लॉकचेन रहती है वो एक बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट जो है लेजर सिस्टम रहता है, पब्लिक लेजर रहता है और कोई भी आदमी
के पास में अगर कोई एड्रेस है तो उसको पूरा जो है वो ट्रैक कर सकता है कि उस पे कितने कॉइन है, कितने कब उसने कहाँ पे ट्रांसफर किए, क्या क्या उस पे ट्रांजेक्शन है, कहाँ से उसके पास में आए थे, कहाँ पे उसने भेजे हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे जो है वो उसको जो है वो ट्रैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो कि पहला ऊपर जो ट्रांजेक्शन आपको नजर आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉल जो है मेथड विड्रॉ रिवार्ड्स, इन्होंने जो है अपने रिवार्ड्स को जो है वो विड्रॉ यहाँ पे किया है। तो जो ये 2 महीने पहले इन्होंने यहाँ से जो है नजर आ रहा है हमें, और ये ज्यादातर इनकी जो ट्रांजेक्शन है वो विद रिवार्ड्स को जो है वो विड्रॉ करने की ही ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर किया होता तो वो भी इंफॉर्मेशन हमें जो है वो नजर यहाँ पे आ जाती। अब बात करते हैं कुछ हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जो है विश्वास हमारा मजबूत हो वैसी चीजों के ऊपर भी हम जो है बातचीत करते हैं। वैसे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारी ब्लॉकचेन जो है वो इंडिया की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन है, बिल्कुल लीगल फॉर्मेट में, जीएसटी और टीडीएस के साथ में, एमसीए के सारे रूल्स रेगुलेशंस के साथ में, जो गवर्नमेंट की जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी है, एएमएल पॉलिसी है, सीएफटी पॉलिसीज हैं, उन सबको भी फॉलो कर रही है। इवन कंपनी ने जो है वो एफआईयू आईएनडी के लाइसेंस के लिए भी जो है वो भी अप्लाई किया हुआ है, और बहुत जल्दी ये जो है वो हमारा एफआईयू आईएनडी का लाइसेंस मिलने के बाद में भारत कॉइन एक्सचेंज भी हमारा रेडी है। हमारा खुद का जो एक्सक्लूसिव एक्सचेंज जो है वो भी आने जा रहा है, जिसके ऊपर जो है वो एमएसटी के साथ साथ एमएसटी ब्लॉकचेन के जितने भी टोकन्स हैं उनके साथ साथ डिफरेंट जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको भी हम जो है बाई सेल ट्रेड कर सकेंगे, या हमारी एमएसटी कॉइन या हमारे एमएसटी के जो दूसरे टोकन्स हैं उनको भी हम दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के साथ में इंटरेक्ट करके उनको भी जो है वो कन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कॉइन होल्डिंग के लिए खुद का एक्सक्लूसिव जो है वैलेट, ब्रिज की नाम का वैलेट भी खुद का एक्सक्लूसिव वैलेट आ चुका है। बहुत सारे जो है इकोसिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो हमारी ब्लॉकचेन के अंदर जो है वो बनी रही हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बात की थी कि हम जो है वो किसी भी चीज को आज की डेट में तो बहुत आसान हो गया है, चैट जीपीटी या दूसरे किसी माध्यम से हम चीजों को जो है वो जांच सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रोक के ऊपर, चैट जीपीटी की बजाय आज हम ग्रोक से जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग जो है एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर कर सकते हैं। वैसे तो जो है वो यहाँ पे एमएसटी ब्लॉकचेन जो है के बारे में मैंने पहले से जो है वो कुछ यहाँ पे सर्चिंग की हुई है, पहले भी बातचीत की हुई है। पहले चलो मैं उसी को ही आपको जो है वो दिखा देता हूँ, पहले प्रीवियस चैट्स जो है। तो यहाँ पे पहला तो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ब्लॉकचेन वैलिडेटर्स कितना कमाते हैं। तो ब्लॉकचेन वैलिडेटर्स की कमाई कई फैक्टर पे निर्भर करती है कि कौन सी ब्लॉकचेन है और उसकी नेटवर्क एक्टिविटी, वैलिडेटर्स की परफॉर्मेंस, और यहाँ पे जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो ब्लॉकचेन है वो अगर बात करें प्राइस टू प्रॉफिट रेशियो, हमारी ब्लॉकचेन का सबसे ज्यादा है। इथेरियम के जो वैलिडेटर्स हैं उनको कम से कम 32 इथेरियम स्टेक करने पड़ते हैं, और एपीवाई जो है उनको 3 से 6% के जो है वो रिवार्ड जो है यहाँ पे मिलते हैं, एनुअल यील्ड जो उनको मिलती है। और यहाँ पे जो है वो आप उनकी सालाना कमाई भी आप देख रहे हैं, लेकिन क्या कि इथेरियम जो है उनको जो मिलते हैं उसका प्राइस जो है वो काफी अच्छा मिल जाता है। वैसे जो है उनकी इनकम जो है वो आती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और उसके ऊपर एपीवाई जो है वो उनको जो है वो 3 से 6% जो है वो मिलती है, एनुअल जो है प्रॉफिट यील्ड जो है वो। इसी तरीके से आपको सोलाना का यहाँ पे नजर आ रहा है, अन्य ब्लॉकचेन्स का नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो आपको ये भी नजर आ रहा है कि बिटकॉइन के अंदर वैलिडेशन नहीं, माइनिंग होती है जो और भी जो है महंगी चीज होती है। तो यहाँ पे इसके अंदर जैसे आप देख पा रहे हो कि किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर जो वैलिडेटर बनने का प्रोसेस जो है वो बहुत ही एक तरीके से महंगा है, बहुत ही टेक्निकल है। तो यहाँ पे जो है वो जैसे इसमें इन्होंने दिखाया कि सोलाना का जो है उसमें छोटे वैलिडेटर्स घाटे में चल सकते हैं, हार्डवेयर कॉस्ट जो है 50 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है सालाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा तो ब्लॉकचेन के अंदर वैलिडेटर बनना भी आसान है, हमारा वैलिडेटर का प्रोसेस भी आसान है,
और एक्चुअल में तो वैलिडेटर बनने के लिए आपके पास में हार्डवेयर सेटअप होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तब आप एक जो है वो नोड को रन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे भी आप पे जो है वो कंपनी ये सारी चीजें देखती है, कंपनी नोड्स रन करती है। हमने उस नोड का एक फ्रैक्शन, एक हिस्सा, एक शेयर जो है वो परचेज किया हुआ है, और उस शेयर के बदले, उस हिस्से के बदले हमें डेली माइनिंग रिवार्ड्स के अंदर भी पार्टिसिपेशन मिलता है। तो सबसे इजी है, ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो नहीं जानकारी हो, चाहे टेक्निकल जानकारी हो नहीं हो, और एक बहुत छोटी सी मिनिमल सी अमाउंट के साथ में वैलिडेटर बनने का जो मौका है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो उसके बारे में, यानी कि सबसे पहले ये ऐसी ब्लॉकचेन है जो इतने कम अमाउंट के अंदर हमें जो है वैलिडेटर बनने का, इतनी कम जो है वो टेक्निकल जानकारी के साथ में वैलिडेटर बनने का मौका हमें दे रही है। तो यहाँ पे मैंने अगला क्वेश्चन इससे पूछा है कि एमएसटी ब्लॉकचेन वैलिडेटर की कमाई के बारे में कुछ